it's very easy when you make mistakes at 21, 22, 23, 24, at the age of 21, 22, because then you have time to fall, get hurt, and you get up and you start learning again. I never suggest that you should exit the market. The money is not made in the bull market. Bull market में, like, victory doesn't teach you anything, and defeat is a great teacher. Success doesn't teach you anything. Failure is a great teacher. इसी तरह से bull market doesn't teach you anything. It's only the bear markets where you have an opportunity to make money. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे लोग बोलते हैं वीकेंड पे, अरे फलाने मॉल में डिस्काउंट लगा हुआ है, चलो वहाँ चल के शॉपिंग करते हैं. फलानी चीज़ ऑनलाइन 50% ऑफ पे मिल रही है, चलो उसको खरीद लेते हैं. जब स्टॉक्स आपको या मार्केट आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि डिस्काउंट चल रहा है वहाँ पे, तो लोग दूर क्यों भागते हैं? मेरा अपना व्यू ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट इज दैट योर इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डाइवर्सिफाइड. Or mutual fund is a great way, is one of the greatest ways to build wealth. हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट चंपी सिंह बग्गा एंड वेलकम टू इंडी टॉक शो. आज हमारे साथ हैं आदित्य कपूर. आदित्य इज अ बिग फाइनेंशियल एडवाइजर. वेलकम टू द शो आदित्य. Thank you, Bagga Saab. Thank you having me over. I've been watching some of your stuff. The kind of content you've been making is truly inspirational. From your first episode to today, and what you are doing and how you are trying to educate people, it is exemplary. And thank you for having me over. Welcome. My pleasure. And pleasure will always remain mine. So Aditya, from Merchant Navy to managing a chain of salons to now being a financial advisor, this is a decent career change. कहाँ से ये आइडिया आया आपको फाइनेंशियल एडवाइजर? जी, when I started earning, तो I was only 21. और first few months, even for the first 1 year, मैं पैसे बस उड़ा रहा था. मुझे लग रहा था कि बस यही जिंदगी है और उड़ाते रहते हैं. लेकिन मुझे एक अपने बड़े इंस्पिरेशनल कैप्टन मिले थे अपने शिप पे, और वो बड़े कीन इन्वेस्टर थे और हमेशा कोशिश करते थे कि बाकियों को सिखाए कि पैसा थोड़ा बचा भी लिया करो भाई. उनसे बहुत बात होने लगी, और उनसे पहली बार ये आइडिया आया कि यार, अगर जिस तरह से हम पैसे उड़ा रहे हैं तो आगे चल के होगा क्या, थोड़ा सा आगे का भी प्लान कर लें. सो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू अर्न मनी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू कीप, व्हाट यू सेव एंड व्हाट यू इन्वेस्ट. तो शुरुआत तो ये तब हुई थी करीब 2005 के आसपास, और तब से एक रिलीजियसली एक डिसिप्लिन सा बन गया कि जो भी हम कमाएंगे पहले इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद जो भी बच जाएगा उससे हम अपने महीने के खर्चे निकालेंगे. Aditya, you happen to mention that you made a lot of mistakes in the process of becoming a financial advisor. तो कुछ मिस्टेक्स पे आप इलाबोरेट करेंगे? कैसी मिस्टेक्स, कौन सी मिस्टेक्स? अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैंने तो बहुत सारी गलतियां करी हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने गलतियां बड़ी जल्दी करी. So it's very easy when you make mistakes at 21, 22, 23, 24, at the age of 21, 22, because then you have time to fall, get hurt, and you get up and you start learning again. सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये थी कि मुझे लग रहा था कि यार बस सब जल्दी से अमीर हो जाते हैं. तो ये एक मिथ है. जल्दी से अमीर होने का कोई फॉर्मूला नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. अगर आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं, अगर, तो शुरुआत एक बीज से ही होती है, और उसको पानी देंगे, सनलाइट देंगे, उसका देखभाल करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट वैसी ही है. दूसरी चीज जो मैंने गलती करी थी वो करी थी विदाउट लर्निंग, गेटिंग इनटू वेरियस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप रियल एस्टेट में घुसना चाहते हैं तो रियल एस्टेट के बारे में पढ़िए, हाउ डेट वर्क्स, हाउ रियल एस्टेट वर्क्स, हाउ द फंडामेंटल्स वर्क. अगर आप मार्केट में घुसना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट्स आर. बुल मार्केट क्या होता है, और बेयर मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, बुल मार्केट के एडवांटेजेस क्या होते हैं. और कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हैं, अगर आपको उसके बारे में इनफ नॉलेज नहीं, तो आप यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. सो पहले उसके बारे में समझें, उसके बारे में जानें, जितना हो सकता है उसके बारे में पढ़ें, और लोगों की मदद लें. हर फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी मदद लें, और करते 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 आपको एक एक्सपीरियंस होने लगता है कि अब, और ऑब्जर्व करें मार्केट को, फंडामेंटल्स को, आपके आसपास क्या हो रहा है, उसके बाद ही. और क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बड़ी जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, मुझे लग रहा था कि सब कुछ इमीडिएटली हो जाएगा, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी. So for people like me who've turned 45 now and have no time, so there's no time to go and study and learn, और हम जैसे आपने बताया पढ़ें लिखें और फिर गिरें और फिर उठें, इतना तो समय ही नहीं है. तो
In that case, we get in touch with people like you. And so, do you charge a certain amount, or what is? How do you do it? I'll answer your question in two parts. Don't ever be so busy that you forget to make money. Okay, तो कभी भी इतने बिजी मत होइए कि पैसा बनाना ही भूल जाइए. दूसरी बात यह है कि अगर आप 45 इज रिलेटिवली यंग एज, सीखना तो किसी भी एज पे स्टार्ट हो सकता है, और आई नो दैट यू कैन लर्न, यू एंड एनीबडी लाइक यू कैन लर्न वेरी क्विकली. तीसरी चीज, यस यू कैन अप्रोच मी, यू कैन अप्रोच अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, और यू नो वी डोंट चार्ज एनीथिंग, क्योंकि हमारा टाई अप डायरेक्ट एएमसी से होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से. तो हम कभी भी किसी भी क्लाइंट के को चार्ज नहीं करते हैं. आवर जॉब इज ओनली टू हेल्प देम, काउंसिल देम एंड हेल्प देम मेक मनी, बिकॉज उन्हीं का पैसा तो उन्हीं को रिटर्न मिलना चाहिए. हमें जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो मिलता है फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली. सो इट्स अ वेरी गुड वे, बिकॉज अनलेस वी परफॉर्म फॉर यू वी डोंट गेट पेड एनीवे. तो तरीका यही है. लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट टू नॉलेज, और नॉलेज इज पैरामाउंट. आज आपके पास किसी भी फील्ड में नॉलेज है, आप पैसा बना के ही रहोगे. पैसा बनाना, उसको मैनेज करना बहुत आसान है. बस थोड़ा सा टाइम देना है, और इतना टाइम हम लोग स्पेंड कर देते हैं यूजलेस रील्स और कंटेंट में. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा कंटेंट खराब है, लेकिन अपना कंटेंट बड़े वाइजली चुनिए, और वो देखिए जिससे आप या तो कुछ सीख रहे हो या आप एंटरटेन हो रहे हो. बाकी सब बेकार है. तो एंटरटेनमेंट इज जरूरी है, लेकिन सीखना भी उसके साथ साथ बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. तो विद द करंट मार्केट, जितना शेयर मार्केट जैसे गिरा हुआ है, इतना लोग पैनिक कर रहे हैं कि किसी ने 10 लाख लगाए तो उनके 1 लाख हो गए, किसी ने 50 लाख लगाए तो उनके 5 हो गए. डू यू सजेस्ट पीपल टू बी to stay invested, or do you think they should exit the market, or what do you suggest? I never suggest that you should exit the market. The money is not made in the bull market. Bull market में, like, victory doesn't teach you anything, and defeat is a great teacher. Success doesn't teach you anything. Failure is a great teacher. इसी तरह से bull market doesn't teach you anything. It's only the bear markets where you have an opportunity to make money. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे लोग बोलते हैं वीकेंड पे, अरे फलाने फलाने मॉल में डिस्काउंट लगा हुआ है, चलो वहां चल के शॉपिंग करते हैं. फलानी चीज ऑनलाइन 50% ऑफ पे मिल रही है, चलो उसको खरीद लेते हैं. जब स्टॉक्स आपको या मार्केट आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि डिस्काउंट चल रहा है वहां पे, तो लोग दूर क्यों भागते हैं? लोगों को तो और अंदर भागना चाहिए ना. और जो भी आपने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं उसको एवरेज आउट करो. आपको 100 रुपए की कोई चीज मिली हुई थी, आज 50 रुपए की हो गई है, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो 100 रुपए वापस जाएगा, 150 भी जाएगा, 200 भी जाएगा, 300 भी जाएगा. हजार हजार गुना आगे स्टॉक्स जाते हैं. तो कभी भी मार्केट से डरिए मत. बेयर मार्केट इज योर फ्रेंड. इट्स ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू बाय गुड स्टॉक्स एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस. मेरे ख्याल है कि ये फियर फैक्टर होता है, ह्यूमन नेचर है कह लीजिए, कि आपने पैसा लगाया और आपका पैसा डूब गया या लॉस में चला गया, तो आप और लगाने से डरते हैं. सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये डूबना कहते किसे. अगर 100 रुपए का हमने कोई चीज खरीदी और वो 50 रुपए की हो गई या 10 रुपए की हो गई या 1 रुपए की हो गई, स्टॉक्स तो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं ना. ठीक है. और अगर उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ तो टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे टाइम में व्हेन आई स्टार्टेड बाइंग इट वाज 85 रुपीस. It touched 1100 and something or close to 1200 before this correction happened in October. वो वापस गिर के वो शायद 650-700 रुपए के आसपास आ गया है. तो एक तरह से तो वो अपने पीक से 50% नीचे आ गया है. लेकिन क्या कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हैं? क्या उनकी कंपनी ने गाड़ी बनानी बंद कर दी है? क्या उनकी ईवीज नहीं बिक रही हैं? क्या उनके नए प्लांट्स नहीं बन रहे हैं? क्या जेएलआर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है? तो ऐसे नहीं होता है. अगर आप एक कंपनी में ट्रस्ट करते हैं, अगर उनके फंडामेंटल्स ठीक हैं, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शीट ठीक है, उनकी बैलेंस शीट ठीक है, उनकी आप पिछले 5 साल 10 साल के उनके रेवेन्यू देख लीजिए, उनका एबिटा देख लीजिए, उनका पैट देख लीजिए, विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अगर ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर ये सब ठीक है और कंपनी की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको एक अच्छी चीज आपको एक डिस्काउंट में मिल रही है, और जाके लीजिए. जितना हो सकता है उतना लीजिए. एज आई सेड, ये कोई रॉक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन वैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं. हाँ, गलतियां तब होती हैं जब आपको किसी दोस्त ने ऐसे ही बोल दिया, अरे भाई वो ले लो वो, और आपने जाके ले लिया बिना उसको पढ़े, बिना उसको जाने, या बिना किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के. या तो आप उसको खुद समझें, खुद जाने, खुद सीखें,
या आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं। बिल्कुल। पेट में दर्द होता है तो हम ऑफ द काउंटर एक दवाई ले लेते हैं, लेकिन अगर वो पेट में दर्द कंसिस्टेंट रहता है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से हमें एक फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक श्योर दैट आवर वेल्थ कीप्स ग्रोइंग। थोड़े बहुत करेक्शंस आएंगे, लेकिन करेक्शंस अच्छी बात है ना। आदत बुल रन जैसे क्रिप्टो में कहते हैं 25 है, शेयर मार्केट का 24 था या 25 है, और इज इट स्टिल गोइंग ऑन? देखिए मैं आपको बताऊं, इंडियन बुल मार्केट्स की एक टिपिकल एज होती है। इंडियन बुल मार्केट्स लास्ट बिटवीन 4 to 6 years। अब वो 4.5 साल चले, 5 साल चले, 5.5 साल चले, 6 साल चले या 6.25 साल चले, typically they are between 4 to 6 years. This bull market started, if you remember, this bull market started somewhere in 2020 after Corona 1, first Corona. फिर 2021 में फिर कोरोना आया, थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं था, चलता रहा। So this was an aging bull market. It was due for a correction. It does not come as a shock to anybody कि ये bull market खत्म हो रही है, ठीक है। और ये ओवरड्यू था, होना था, सबको पता था, and a lot of big investors were sitting on cash. They were not putting in. This was a clear indication. Plus, of course, so many things have changed. That there were 2 wars going on. The American elections happened, and President Trump came in, and then his policies. This was long overdue. अब बात यह है कि बेयर मार्केट आएगी तो कितने दिन रुकेगी या कितने महीने रुकेगी। अक्टूबर में स्टार्ट हुई, अभी थोड़ी बहुत करेक्शन देखी है हमने, हो सकता है थोड़ी और करेक्शन हो, बॉटम आउट हो चुका है। बॉटम आउट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ये कोई आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। नोबडी कैन टाइम द मार्केट, सो आई डोंट थिंक यू शुड ट्राई एंड टाइम द मार्केट। यू शुड ट्राई एंड गेट इन। फर्स्टली, यू शुड हैव द मनी। एज सून एज यू हैव द मनी, यू शुड ट्राई एंड गेट इन। सेकेंडली, बेयर मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू गेट इन। आई फील ये जो पिछले 6 महीने में अपॉर्चुनिटीज मिली है, ये वंस इन 5-6 ईयर्स आती है। इसका जो एडवांटेज अभी उठा लेगा वो उठा लेगा, जो एडवांटेज नहीं उठाएगा उसको 5 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे कोई चीज 50 रुपए की मिल रही है, लाइक आई सेड बिफोर, और 100 रुपए की थी, तो मैं 50 रुपए में खरीदना चाहूंगा, क्योंकि वो 100 रुपए पहुंचेगी, 150 भी पहुंचेगी, 200 भी पहुंचेगी। तो बेयर मार्केट एंड बुल मार्केट इज अ साइकिल, इट्स साइक्लिक, इट विल कीप हैपनिंग। आदित्य, नाउ दैट यू आर हियर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेस्ट करिए, कुछ शेयर्स जो अभी आप सजेस्ट करते हैं ये हमें खरीद लेने चाहिए बिकॉज द मार्केट इज डाउन। देखिए, स्टॉक रिकमेंडेशन तो देना सही नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सेक्टर्स बता सकता हूँ जो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे चलने वाले हैं या चलने चाहिए। और उनमें से डिफेंस एक सेक्टर है, क्योंकि यू नो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन इंडिया इज गेटिंग सेल्फ रिलायंट ऑन इट्स ओन वेपनरी, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये चलने वाला है, नो डाउट। सेकंड है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी तो एनर्जी ट्रांजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग। वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल टू क्लीनर एनर्जी। तो उसमें जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज उसमें काम कर रही हैं, वो आप कर सकते हैं। यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स, दे आर बाउंड टू ग्रो। उसके बाद ऑटो एंसिलरी पार्ट्स हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कभी रुकेगा नहीं, आपके ट्रांसपोर्टेशन इवॉल्व होते रहेंगे, लेकिन उसमें ऑटो एंसिलरी पार्ट्स लगेंगे ही, तो उसमें जितनी कंपनियां काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा है। FMCG has always been good with the Indian economy and the Indian population growing, और उन लोगों को बेटर खाना चाहिए, बेटर एक्सपोजर हो रहा है उनका, तो FMCG में बहुत सारी कंपनीज हैं, ये बहुत टाइम से चल रहा है और ये चलता रहेगा। The other sector that I see which is going to be booming is AI, क्योंकि जो काम जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आई थी और सॉफ्टवेयर बूम आया था एक लेट 90s में और अर्ली 2000 में, उसमें थोड़ा सा डिसरप्शन होने वाला है और एआई आने वाला है। उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं वो काम कर रही हैं। ऑफ कोर्स ऑटो विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल, एंड यस आई मीन आप देखिए, इंडिया इज अनस्टॉपेबल। इंडिया का जो नेक्स्ट आने वाला डेकेड है वो वी आर अनस्टॉपेबल, और हमारी खुद की कंजम्पशन इतनी हाई है कि हम वी आर नॉट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया इज वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज, और इसीलिए FIIs यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, DIIs यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, और ये चलते रहेगा। बीच में बेयर मार्केट्स आएंगी। बेयर मार्केट्स, लाइक आई सेड बिफोर, इज एन अपॉर्चुनिटी टू एवरेज आउट योर स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, पीछे एक दौर चला था कि मैन्युफैक्चरिंग फंड में जो लगा रहा है वो 40% कमा रहा है, क्या ये सही था? वाज इट राइट? Okay, I'm not in a position to answer that, but I'll tell you, I'm not a very big fan of sectorial mutual funds personally.
ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। मेरा अपना व्यू ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट इज दैट योर इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डाइवर्सिफाइड, और म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट वे, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज टू बिल्ड वेल्थ। इसके कुछ 3-4 फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको बता दूं। एक, कि अगर एक इन्वेस्टर नया है, नोविस है, बिगिनर है, उसको नहीं पता कि स्टॉक पिकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस प्रोसीजर, और आपको सीखना पड़ता है। लेकिन अगर आप जब तक आप सीख रहे हो, यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम एंड यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द बेस्ट। दूसरा एडवांटेज इसके साथ ये है कि आप इसको बहुत कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद इन सम केसेस 100 रुपीज, बट डेफिनेटली विद 500 रुपीज अ मंथ यू कैन स्टार्ट। तीसरा है, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। हर महीने आप आपके अकाउंट में से 500 रुपए कट रहे हैं, 1000 रुपए कट रहे हैं, 2000 रुपए कट रहे हैं, जितना भी आपने अमाउंट चूज किया हुआ है। चौथा एडवांटेज इसका ये है कि आप जब चाहे इसको बढ़ा सकते हो, इसको घटा सकते हो, जिसे स्टेप अप कहते हैं। आइडियली आपको 10% या 15% हर साल बढ़ा देना चाहिए। सो इट्स अ ग्रेट वे टू बिल्ड वेल्थ, और इससे अच्छा तरीका, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इंश्योर करना है कि आपके बैंक अकाउंट में हर महीने उतने पैसे हो, और वो अपने आप कट जाएं, और वो मार्केट जैसे भी चढ़ेगा या उतरेगा उसका एक एवरेज लेके अल्टीमेटली, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडियन मार्केट ग्रो कर रही है, आपका फंड ग्रो करेगा ही करेगा। Adit, SIP and SWP, systematic investment planning, systematic withdrawal plan, क्या डिफरेंस है? आप क्या दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में आप गाइड करेंगे? बड़े पावरफुल टूल्स हैं दोनों। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने डिसाइड किया कि आप 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने वाले हो हर महीने, आपके बैंक से ईसीएस लग गया, आप हर महीने 5,000 रुपये एक तारीख, किसी भी एक तारीख को जो भी आपने चुनी है उस तारीख से आपके बैंक से डिडक्ट होके आपके म्यूचुअल फंड में चला जाता है, इन्वेस्ट होता रहता है। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होते होते उसकी फंड वैल्यू हो गई मान लीजिए 20 लाख रुपए। अब आप कहते हो कि, और उसका रिटर्न आपको मिल रहा है लेट्स से 15%। अब आप कहते हो कि मेरे को उस 20 लाख रुपए से कुछ पैसे हर महीने निकालने हैं। मुझे अब डालने नहीं है, हो गया मेरा 20 लाख, अब मेरे को हर महीने उसमें से निकालने हैं, और मुझे ऐसे निकालने हैं कि मेरे को हर महीने मिलता रहे मेरी खर्चे के लिए। उसे कहते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, या यू विड्रॉइंग मनी फ्रॉम देयर इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी देयर। अब 20 लाख रुपए है, आप कहते हो मेरे को 20,000 रुपए महीना चाहिए, विच इज 1%, विच इज 12% साल का। अब 20 लाख रुपए में से आप 20,000 महीना हर महीने निकालते रहते हो अपने खर्चे के लिए, आप अपना खर्चा चलाते हो। अब आपको क्या लगता है कि उस 20 लाख रुपए का कुछ सालों में क्या होगा? वो 20 लाख रुपए जो 15% पे ग्रो कर रहे थे, अभी भी 15% पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें से 12% निकाल ले रहे हो, अभी भी वो 3% पे ग्रो कर रहा है। तो कुछ सालों बाद आपका 20 लाख वैसा ही नहीं रहेगा, बल्कि और बढ़ चुका होगा, लेकिन आप उसमें से 20,000 रुपए फिर भी अपने महीने के खर्चे के लिए निकाल रहे हैं। तो SWP और SIP दो बहुत पावरफुल टूल्स हैं। SIP ऑफकोर्स आप पहले करेंगे क्योंकि आपको एक फंड क्रिएट करना है। जब आपका वो फंड क्रिएट हो गया, उसमें से आप पैसे निकाल रहे हो, और वो पैसा आपको आपकी मंथली एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर सकते हो आप, या तो आपका पूरा महीने खर्चा चल रहा है, या आपका पार्शियल चल रहा है, लेकिन चल रहा है। और जो फंड उसमें पड़ा हुआ है 20 लाख रुपए, वो अभी भी ग्रो कर तो रहा है। ग्रो करना है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स, एंड इसके बारे में बहुत लोग अभी तक ठीक से समझे नहीं है, लेकिन ये दो बहुत ही पावरफुल टूल। तो आदित्य, कोई 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करता है ना गुड SIP फॉर 15 ईयर्स, 15 साल, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो उसका कितना बड़ा कॉपस हो जाएगा? अगर कोई 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है 15 साल के लिए, और हम ज्यूम करते हैं कि उसको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो इन्वेस्ट कितना कर चुका होगा पहले तो ये देख लेते हैं। वो करीब 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका होगा, लेकिन उसकी फंड वैल्यू कितनी होगी? उसकी फंड वैल्यू 15 साल बाद 68 लाख होगी। वाह। अगर ये 15% पे ग्रो कर रहा है, अगर ज्यादा पे ग्रो कर रहा है तो ज्यादा होगी, कम पे ग्रो कर रहा है तो कम पे होगी, लेकिन हम एक बेंचमार्क मान के चलते हैं 15%। और उसके बाद वो लगाएगा SWP। उसके बाद अगर वो SWP लगा देता है, तो उसमें से वो अगर, अब वो डिपेंड करेगा कि उसको कितने पैसे चाहिए। अगर वो 6% निकालना चाहता है या 10% निकालना चाहता है, तो उसके पास इतने पैसे हो जाएंगे हर महीने के कि उसका खर्चा भी निकल जाए, और ये 68 लाख फिर भी ग्रो होते रहे। तो कितना आपको लगता है 68 लाख रुपीस में वो निकाल लेगा और वो ग्रो भी होते रहेंगे? मान के चलते हैं कि ये 60 लाख रुपए एक कैलकुलेशन सेक के लिए,
और 60 लाख रुपए में से अगर वो 60,000 रुपए निकाल लेता है तो 12% निकाल, 3% वो फंड फिर भी ग्रो कर रहा है। तो 3% से वो फंड फिर भी ग्रो कर रहा है और उसको 60,000 रुपए महीना मिल रहा है अपने मंथली खर्चे के लिए। So basically, the fund stays intact. Not only intact, it keeps growing. It doesn't stay intact. It keeps growing at 3% because he's only withdrawing 12%. It is still growing at 3%. He's getting 60,000 rupees a month and the fund is still growing. Wow. That is the power of SIP and SWP जो लोग समझते नहीं है। अगर आपके पास एक साइजेबल फंड क्रिएट हो गया है, आप प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत करना बंद कर दें और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और एंजॉयमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पैसे वेस्ट करें, लेकिन you don't have to be under pressure to make that money that you've already made. And a lot of people make this mistake. वो पैसा बना चुके होते हैं, वो सिक्योर हो चुके होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो सिक्योर हो चुके हैं। So this goes for SIP and one-time investment also, yes, sir. So there is SIP which is systematic investment plan, and अगर आपके पास एकदम से कहीं से पैसा आता है, आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट करते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकती है या आपको कहीं से बोनस मिलता है और आपके पास लमसम एक अमाउंट आता है, तो आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम उन लोगों के लिए होता है जिनके पास लमसम अमाउंट है, लेकिन जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है और जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका SIP होता है, which is systematic investment plan, which is done every month on a particular date. So Aditya, just for my viewers and for their understanding, अगर कोई यही 18 लाख एक लमसम अमाउंट डाल देता है इन अ गुड प्लान, तो 15 साल बाद उसको क्या रिटर्न मिलता है? अगर वो लमसम डाल देता है तो उसके पूरे अमाउंट को पूरे 15 साल मिलते हैं ग्रो करने के लिए एट 15%। हम अज्यूम कर रहे हैं 15% रिटर्न मिल रहा है उसको, और क्योंकि उसके पूरा अमाउंट एक बार जाता है, उसको पूरे 15 साल मिलते हैं ग्रो करने के लिए, तो उसके 18 लाख रुपए 15 साल बाद ग्रोइंग एट 15% करीब करीब 1,46,00,000 होंगे। Wow. 1.46 CR। That's a lot of money, yes. And उसमें से भी SWP लग सकता है? उसमें भी SWP लग सकता है। उसके बाद आप उसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसमें से 50,000 रुपए निकालना चाहते हैं महीना या 1 लाख रुपए निकालना चाहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स एंड योर वांट्स। और जैसा कि मैंने कहा, आपके पास अगर एक साइजेबल अमाउंट कलेक्ट हो जाए, उसमें से आप कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं ताकि आपका जो महीने का खर्चा है, जो आपकी लाइफ चल रही है, आपके पास उतना प्रेशर कम होगा, आपके पास उतना फंड अवेलेबल होगा और इट विल जस्ट मेक योर लाइफ वेरी इजी। लेकिन वही है ना, शुरू में पहाड़ चढ़ लीजिए, बाद में ढलान है। लेकिन लोगों को शुरू में ढलान चाहिए होती है और बाद में पहाड़ चढ़ना होता है। तो अगर आप शुरू में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके अपना फंड ग्रो कर लेते हैं, बाद में आपकी जिंदगी इनएविटेबली सिंपल होने वाली है। बट देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू वर्क हार्डर फर्स्ट or you want to work harder later and for the rest of your life. And that is why I always tell, and I want to tell your audience also through your channel, that start working today, start saving today, start investing today, because if you don't do it today, then tomorrow is never going to come, and it is your responsibility to safeguard your future today. Aditya, there's a saying now that one shouldn't put all their eggs in one basket. मुझे लगता है हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन थी वो सिर्फ प्रॉपर्टी में बिलीव करती थी, प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए या FD में लगाइए और वो ग्रो कर रहा है। आजकल कहते हैं कि प्रॉपर्टी से बेटर इन्वेस्टमेंट इज म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट। आई थिंक मोर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड FD इज अ क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी, इज दैट राइट? ओके, फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन, हर फैमिली का माइंडसेट अलग होता है, हर फैमिली के वैल्यूज अलग होते हैं, उनका गोल्स अलग होते हैं। लेकिन यस, आई मीन FD टू मी इज अ बिग नो नो। आई मीन आई डोंट बिलीव इन FD बिकॉज मुझे लगता है, जब मुझे पता है कि इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, इट इज़ पॉसिबल, तो मैं FD पे क्यों करूँ। फिर बात आती है रियल एस्टेट की, आपने रियल एस्टेट मेंशन किया। I'm not saying real estate is a bad option. Real estate is a very good option, and a lot of people have made a lot of money through real estate. But investing all your money, like you said, investing all your money in a single sector on a single institution is not a very good idea. आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, तो कुछ मार्केट्स में हो, कुछ म्यूचुअल फंड में हो, कुछ लार्ज कैप में हो, कुछ स्मॉल कैप में हो, कुछ रियल एस्टेट में हो। रियल एस्टेट में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, रेजिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, सेमी कमर्शियल होता है, ऑफिस स्पेसेस होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ये डिपेंड करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सेक्टर की या उस सेगमेंट की कैसी है, और आप कितने लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, और आपको ये पैसा कितनी जल्दी चाहिए होगा। नाउ आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। I recently met a friend who just needed some money,
वेरी क्विकली, कोई जरूरत आ पड़ी थी, और उनके पास एक घर था, बहुत बड़ा घर था। अब उनको जरूरत तो आज है ना पैसे की, लेकिन उस घर को बेचने में पहले ब्रोकर्स को बोलेंगे, फिर वो पोस्ट करेंगे, फिर वो लोगों से बात करेंगे, फिर नेगोशिएशन होगा, उसको बिकते बिकते 6-8 महीने लग जाएंगे, हो सकता है साल भर लग जाए, लेकिन उसको पैसे चाहिए आज। और उसको पैसे चाहिए शायद जितने की वैल्यू है उस घर की, उससे आधे पैसे चाहिए। उस आधे पैसे के लिए वो पूरा घर बेच देगा, इट्स नॉट फेयर। 2 करोड़ का घर है, पैसे चाहिए 50 लाख, तो वो 2 करोड़ का घर क्यों बेच देगा? वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसमें से एक कमरा बेच देता हूँ या एक ड्राइंग रूम बेच देता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स में, कि आपको जितने पैसे चाहिए आप सिर्फ उतने यूनिट्स बेचोगे, उतने स्टॉक्स बेचोगे, उतने शेयर्स बेचोगे, और आप जो वो पैसा रियलाइज करोगे वो बड़ी जल्दी करोगे। आज आपने सेल किया, कल आपके अकाउंट। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर जगह होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है। प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी है में कि हाँ। लिक्विडिटी है, लेकिन टाइम लग सकता है। तो जब आपको पैसे आज चाहिए और आपको कोई बोले ठीक है आपको मिल जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आपको 2.5 साल वेट करना पड़ेगा, तो विल यू अग्री? I will not agree because नो। I need the money right now. If my son or my daughter has to go to a school today or a college today or for a further studies today, तो मैं 2 साल नहीं वेट कर सकता, मेरे पास 2 साल है नहीं। तो लिक्विडिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपके एसेट्स डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग रियल एस्टेट नहीं होना चाहिए, इन नो वे एम आई ट्राइंग टू से दैट, लेकिन पूरा पैसा रियल एस्टेट में हो, आई डोंट रिकमेंड दैट। दैट इज माय सजेशन। आदित्य, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे आजकल की यंग जनरेशन को, who are in their early 20s and want to start investing? अरे मेरे पास बहुत सारी एडवाइस है। सबसे पहले तो अपने आप को जितनी जल्दी हो सके ट्रेन करिए टू स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इज व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। तो जितनी जल्दी आप पैसा कमाना शुरू करेंगे उतने चांसेस हैं आपके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के, बिकॉज विदाउट मनी नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अपनी जॉब, अपनी स्टडीज को, अपनी जॉब को, अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लें, और हर साल अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हर साल उनका कम से कम 10% इंक्रीमेंट हो जाए उनकी सैलरी। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो हर साल अगर 10% इंक्रीमेंट होगा तो उतना ज्यादा वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बना दें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको कोई मनी ना करे कि उनको जाने दें, और अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखें, खूब सारी किताबें पढ़ें, और जिस चीज में भी इंटरेस्ट है उसमें बिल्कुल घुस जाएं। आई मीन ऑलमोस्ट लाइक ऑब्सेशन, बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आप 20 पे स्टार्ट करेंगे तो आप 40 पे हो जाएंगे, अगर आप 30 पे स्टार्ट करेंगे तो आप 50 पे होंगे, तो आपको 15 साल तो लगेंगे मिनिमम। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, एंड इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी यू इन्वेस्ट, इट इज फॉर हाउ लॉन्ग यू इन्वेस्ट। आप 5,000 रुपए जल्दी स्टार्ट करते हैं, एट 20 स्टार्ट करते हैं, दैट इज बेटर देन स्टार्टिंग विद 30,000 रुपीज और 15,000 रुपीज बाय द टाइम यू आर 30। डोंट लूज आउट ऑन दोस 10 years एंड कॉन्सेंट्रेट वेरी हार्ड। ये आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सोशल मीडिया, और फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, उसने नई गाड़ी ले ली तो हम भी ले लें, उन्होंने नया जूते ले लिए तो हम ले लें, उन्होंने नया फोन ले लिया तो हम ले लें। डोंट वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। ये सब कुछ होएगा, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास एक पैसिव इनकम होगी, और पैसिव इनकम क्रिएट करना अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वॉरेन बुफे, हम सब ने नाम सुना है, हम सब जानते हैं उनके बारे में। वो सिर्फ शेयर्स और स्टॉक में बन गए, कोको कोला, एप्पल, इनके स्टॉक्स में। कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे वॉरेन बफे की जी जर्नी के बारे में? जी, वॉरेन बुफे 13 साल की उम्र में जब हम सब कॉमिक बुक्स पढ़ते थे तो वो कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ते थे। वो कंपनीज की बैलेंस शीट तब पढ़ रहे होते थे जब हमें पता नहीं था कि बैलेंस शीट होती क्या है। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉरेन बुफे के भी एक गुरु हैं, उनका नाम है बेंजामिन ग्राहम। ही इज द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, और एक्चुअली गुरु हैं क्योंकि वॉरेन बुफे को उन्होंने आईवी लीग एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ाया है उन्होंने। इनफैक्ट फॉर अ फैक्ट चेक फॉर योर ऑडियंस, आईवी लीग यूनिवर्सिटी जो कोलंबिया है, इट्स द ओनली इंडस्ट्री, द ओनली यूनिवर्सिटी, या शायद एक और कोई यूनिवर्सिटी है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑफिशियली पढ़ाती है, और कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है इसके बारे में। तो उनकी शुरुआत वहां से हुई थी, उनके टीचर बहुत अच्छे थे, ऑफ कोर्स उन्होंने उनको बहुत सीरियसली लिया। वॉरेन बुफे हम सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनकी 60-70 में भी 80% ऑफ हिज वेल्थ ही मेड आफ्टर द एज ऑफ 60। तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि आपकी शुरुआत कभी भी हो, किसी भी स्टेज पे हो,
आप कुछ भी कर सकते हो. I mean, today is one of the smartest, the richest, one of the most sought after investors I that think we he's have. in the top 10 rich people of the world. Yeah, whether it's top 10 or top 15, at that stage it doesn't really matter. But he's, of course, he's very good, और हम सब सीखना चाहते हैं, उनसे सीखते भी हैं. मैंने उनकी कुछ किताबें भी पढ़ी हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि he started very early. It wasn't the amount of money that he was investing. It is just that he started very early. 13 साल पे हम सोच नहीं सकते. हम तो यहाँ पे 30 साल और 35 साल पे और 40 साल पे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि उनके इन्वेस्टमेंट के साथ हो क्या रहा है. व्हाट इज देयर इक्विटी, उनका डेट क्या है, उनकी लाइबिलिटी क्या है, उनका एसेट क्या है, उनको पता ही नहीं. उनके महीने के खर्चे अगर आप किसी से पूछ लें यहाँ पे, तो उनको पता ही नहीं होगा कि महीने के खर्चे का. लगभग पता होगा, बट दे विल बी शॉक्ड अगर वो लिखना शुरू करें अपने खर्चे, तो दे विल बी शॉक्ड टू नो कि वो उस महीने में इतने खर्चे करते हैं. उनको लगता है शायद 50,000 कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो 1 लाख हो. उनको लगे शायद 1 लाख कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो 2 लाख हो. तो अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिए, और खर्चे और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क जानिए. इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग, फिजूल खर्चा इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो एनीथिंग दैट यू डोंट नीड एंड you only want it, or just because your neighbor has it or your friend has it, don't jump and buy it. Wait, your time will come. What are the common myths of investing? That investing is a risk that you should not take, and I feel that the most risky thing that you can do is to not invest. If you are failing to plan, then you are planning to fail. तो अगर आप प्लान ही नहीं कर रहे हो, तो आपका डेफिनेट प्लान है फेल होने का. और रिस्क की जहाँ तक बात है, तो रोड क्रॉस करने में रिस्क है, गाड़ी चलाने में रिस्क है. गाड़ी चलाने में तो बाप रे, यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं तो चलाता ही नहीं हूँ. और किसी से अनजाने से यहाँ बात, किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में रिस्क है. तो ये रिस्क हम रोज उठाते हैं. तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा पैसा जो भी हम कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करने में, ये जो रिस्क की बात है, ये तो रिस्क है ही नहीं ना. ये तो ना करना सबसे बड़ा रिस्क. ये हम सब जानते हैं, देख चुके हैं. इसीलिए कितनी सारी फैमिलीज बाय द टाइम दे रीच इन देयर 50s एंड देयर 60s हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं. ये स्ट्रगल अच्छी बात नहीं है. और 20s और 30s में तो आप में बहुत सारी एनर्जी होती है और बहुत सारा स्टैमिना होता है, बात काम कर सकते हो 12-12 घंटे, लेकिन कब तक करोगे. और जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते हैं. पहले आपकी शादी होती है, खर्चे बढ़ते हैं, बच्चे होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, उनकी हायर स्टडीज होती हैं, आपके मेडिकल बिल्स होते हैं. आई मीन खर्चे कम नहीं होते. जब आपके खर्चे कम नहीं होते, तो यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम डे वन कि आपकी इनकम उसको मैच कैसे करेगी, एक्सीड करेगी इनफैक्ट एक दिन. और इन्फ्लेशन इज ऑफ कोर्स अ वेरी बिग फैक्टर व्हिच नोबडी टेक्स इनटू अकाउंट. 6% बोलते हैं. आई डोंट थिंक 7.5% से कम इन्फ्लेशन है. मेडिकल इन्फ्लेशन इज अबाउट 12 to 15%. 7%, Yeah, seven yeah, and a half. absolutely. Medical inflation is about 12 to 15%. Education inflation is about 12%. तो इसको बीट करने के लिए अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आप करोगे क्या? How else do you think your money can grow? There is no other way your money can grow. So one has to be a smart worker, not a hard worker. You have to mix a little bit of a mix of both. You have to be working hard in the initial years of your career, but then you have to shift to being smart towards the second half of your career. And again again वो एक बैलेंस फंड होता है ना, Right. जैसे हाइब्रिड फंड होता है. हाइब्रिड फंड की तरह आपको स्मार्टनेस और हार्ड वर्क को मिक्स करना है. और अगर आप ये मिक्स कर लेते हो, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, तो फिर यू हैव a You're clearer good to go. and a more comfortable run. Adit, we will now start with the rapid fire round. Sure. Stocks or real estate? Stocks. Long-term investment or short-term trading? Long-term investment. Coffee or tea? Coffee. Beach vacation or mountain getaway? Oh, beach vacation. Active investing or passive investing? Passive income. High risk, high reward or slow and steady? High risk, high reward. Movies or books? Oh, that's a tough one. Okay, off late books now. Early bird or night owl? Now early bird. Gold or crypto? Gold. Warren Buffett's value investing or Ray Dalio's diversification approach? Warren Buffett's value investing. Dine out or home cooked meal? Home cooked meal. Netflix or YouTube? Depends. If I want to learn something, YouTube. Otherwise, Netflix. Investing in startups or established companies? A little bit of both.
Earning more or saving more? Investing more. That's a good one. Superpower, invisibility or time travel? Time travel. Adventure sports or relaxing day? Depends on my mood, but adventure sports. Financial freedom or luxury lifestyle? Financial freedom, which will lead me to luxury lifestyle. Emergency fund or all-in investment? Oh no, emergency fund, yes. Enjoy now or retire early? Enjoy now, invest wisely, and retire early. Let's have it all. City life or countryside? Countryside. So that's a wrap for this episode. Thank you, Adit, for joining us. So, guys, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell icon so that you don't miss an episode of the Indie Talk Show. Thank you.